चैप्टर 1 फोर्स। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिसमें फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप और साइज में कोई चेंजमेंट नहीं होता, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। अ बॉडी इज said to be rigid if there is no change in its shape or size when an external force is applied on it. Okay? तो रिजिड बॉडी के एक मोशन की बात कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रिजिड फोर्स बॉडी समझ में आ गया होगा। रिजिड बॉडी क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप और साइज एंड एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब बात कर लेते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन की किसकी? रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के लिए दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो मान लीजिए, कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है, सपोज लाइक दिस इज अ रिजिड बॉडी, और ये क्या है? दिस इज रिजिड बॉडी। ठीक है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब सपोज आपने कोई कीला गाड़ दिया, मतलब फिक्स कर दिया किसी भी तरीके से, ये हिंज हो गया इस जगह से, तो दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट, आप इसको पाइवोट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पाइवोट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स होना चाहिए, पाइवोट पॉइंट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट को छोड़कर पूरी बॉडी में आप कहीं भी फोर्स लगाएं। यानी सेकंड बात सुनिए आपने, आप इस पॉइंट को छोड़कर कहीं भी फोर्स लगाइए पूरी बॉडी के ऊपर, बस यहाँ पे मत लगाइए। क्यों? क्योंकि इधर फोर्स लगाएंगे तो ये कील उखड़ जाएगी, ये पाइवोट पॉइंट नहीं रह जाएगा, रोटेशनल मोशन की जो पहली नेसेसरी कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगी, है ना। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे मैनेज करना है। ठीक, तो सपोज आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा कि ये बॉडी इस प्रकार से ऐसे 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 घूमने लगेगी। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्लियर है? तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो रिजिड होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पाइवोटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बॉडी उस पॉइंट के अबाउट घूमने लगती है ना। तो डेफिनेशन लिख दें कि when a rigid body is free to move about a fixed point and an external force is applied on it, ब्रैकेट में लिख देते हैं, except the fixed point, comma then
body starts moving about that point, ठीक है, full stop. This kind of motion is called rotational motion of the rigid body. ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगले हेडिंग है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, जैसे किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना, मतलब किसी चीज़ को खिसकाने के लिए अगर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसी तरीके से किसी चीज़ को घुमाने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। मतलब किसी बॉडी को चलाना है, खिसकाना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाना। सपोज कोई बॉक्स है टेबल के ऊपर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर किसी चीज़ को घुमाना है, तो ये एग्जांपल है कि बॉडी को फिक्स होना चाहिए एक पॉइंट पर, और हम फोर्स लगाएंगे उस पॉइंट को छोड़ के, तो बॉडी घूमने लगेगी। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में इम्पॉर्टेंट होता है फोर्स और एक और चीज़ जो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो कंसीडर द सिचुएशन ये ले लीजिए आप कि आपके पास वही रिजिड बॉडी है, पुरानी वाले, नाम नहीं लिखूंगा। ये पॉइंट हो गया फिक्स पॉइंट। आप चाहो तो एक लाइन जैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दो, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दीजिए इसको। तो आपने यहाँ पे लगाया दिया फोर्स, क्या लगाया, फोर्स। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन इसके अलॉन्ग। तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। और इस ओ से हम इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है। तो सपोज अगर ये पॉइंट P है, तो OP हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, राइट। तो ये हो गया, ठीक। तो फोर्स का सिंबल अगर मैं F ले लूँ, R का सिंबल, तो यही वो दो चीज़ें हैं जो टॉर्क को मेज़र करने काम में आती है। मतलब आप समझ गए ना, टॉर्क क्या है। टॉर्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए ताकि किसी बॉडी को घुमाया जा सके, ठीक है। तो अब टॉर्क को एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन बी एस्टिमेटेड बाय, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, ये टू है, और फोर्स इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ऊपर देखा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव हो गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कई और चीज़ों की। जैसे फोर्स एक वेक्टर है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक स्केलर है, तो वेक्टर इनटू स्केलर, फिलहाल आप समझ सकते हैं कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर, ठीक है। क्योंकि आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, क्या कि वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आता है। स्केलर में स्केलर को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा स्केलर आता है। आई बात समझ में। वेक्टर में स्केलर से डिवाइड कर दो तो भी वेक्टर ही आता है। फिलहाल ये तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लॉजिक के हिसाब से वेक्टर इंटू स्केलर इक्वल टू वेक्टर, तो टॉर्क भी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि फोर्स वेक्टर है और डिस्टेंस स्केलर है। यूनिट की बात कर लें तो टॉर्क का यूनिट अगर निकालना है तो फोर्स की यूनिट यानी कि न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट यानी मीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये इसका हो गया SI यूनिट, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। अब टॉर्क का साइन कन्वेंशन भी होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क।
साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, नॉर्मली टॉर्क का साइन कन्वेंशन इस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। एंटी क्लॉकवाइज सेंस मैथमेटिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज सेंस नेगेटिव लिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी कि अगर टाउ हम पॉजिटिव लेते हैं तो कब लेंगे? फॉर एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, और ये अगर नेगेटिव लेना है तो ये कब लिया जाएगा? फॉर क्लॉकवाइज सेंस।